income from salaries, section 15 to 17. If not now, when? अभी याद नहीं करोगे तो कब करोगे? रिवीजन टाइम 40 मिनट्स. आप जब याद करते जाए तो अपना टाइम रिकॉर्ड करते जाए. फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन एंड फोर्थ रिवीजन. Did you memorize? If not, then you must memorize within 24 hours. सेक्शन 15 क्या है? चार्जेबिलिटी सेक्शन है. चार्जेबिलिटी सेक्शन का मतलब क्या होता है कि when is income charged under the head salaries. तो पहला सवाल कर रहे हैं आपसे, इनफैक्ट दो सवाल करता है सेक्शन 15 में. Which income is charged under the head salaries. दूसरा सवाल करता है when is salaries charged to tax. पहला सवाल, where there exists a relationship of employer and employee, then income is charged under the head salaries. Where an individual is bound to follow the instruction of other, it is said that there exists a relationship of employer and employee. When is salaries charged to tax? Salaries charged to tax either on due basis or on received basis, whichever matures earlier. Exception: following salaries charged to tax only on received basis: advance salary, bonus, salary in lieu of notice period, arrears of salary if salary is increased with retrospective effect. Perquisites कब टैक्सेबल होता है? प्रोवाइडेड बेसिस में. इसके आगे लिख लीजिए यहां पर. However, all perquisites are taxable on provided basis, but life insurance premium on due basis, reimbursement on paid basis. Allowances का मतलब क्या बताया था? 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. अगर आपको पैसा कैश में मिलता हो, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस मिलता हो और फिक्स्ड हो. पहला, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. सेक्शन 10 सबसेक्शन 7. एम्प्लॉयर कौन हो? सेंट्रल गवर्नमेंट हो. एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन, वर्किंग अब्रॉड, देन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स फुल्ली एग्जेम्प्ट. दूसरा, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. सैलरी टू UNO एम्प्लॉयज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. हमने इसके 3 पार्ट कर लिए: बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स. सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में अगर अलाउंस और परक्विजिट एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल क्या है? बेसिक सैलरी. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउंस एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल क्या है? बेसिक सैलरी एंड परक्विजिट्स. और UNO की सैलरी एग्जेम्प्ट है तो बेसिक सैलरी भी एग्जेम्प्ट है, अलाउंसेस भी एग्जेम्प्ट है और परक्विजिट्स भी एग्जेम्प्ट है. फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या आता है? स्कोप ड्राफ्ट. एस से सर्वेंट अलाउंस, सी से सिटी कंपल्सरी अलाउंस, ओ से ओवरटाइम अलाउंस, पी से प्रोजेक्ट अलाउंस, ई से एंटरटेनमेंट अलाउंस, डी से डियरनेस अलाउंस, आर से रूरल अलाउंस, ए से एब्सेंट अलाउंस, एफ से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और टी से टिफिन अलाउंस. फिर बाकी और भी अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल है. हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मैरिज अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, हॉलीडे होम अलाउंस, फिजिकली फिट अलाउंस, लंच अलाउंस, ब्रेकफास्ट अलाउंस एंड डिनर अलाउंस. स्पेशल अलाउंसेस 2 हैं: पार्ट 1 एग्जम्पशन और पार्ट 2 एग्जम्पशन. पार्ट 1 में एग्जम्पशन में क्या कौन सा एग्जम्पशन मिलता है? जितना आप ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च करेंगे, जितना आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए खर्च करेंगे उतना एग्जेम्प्ट होगा. पार्ट 2 में अगर है तो जितना लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल में उतना एग्जेम्प्ट होगा. पार्ट 1 में आता है थार टक, टी से ट्रांसफर अलाउंस, एस से हेल्पर अलाउंस, ए से एकेडमिक अलाउंस, आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, डी से डेली अलाउंस, यू से यूनिफॉर्म अलाउंस, सी से कन्वेंस अलाउंस एंड टी से ट्रैवलिंग अलाउंस. ये सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. कितना एग्जाम्प्ट होगा? जितना खर्च करेगा. इन पार्ट 2 में आएगा तो खर्चे को इग्नोर करना है. जितना इनकम टैक्स में लिखा हुआ उतना एग्जाम्प्ट होगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना एग्जाम्पशन लिखा हुआ है? अप टू ₹800 पर मंथ इज एग्जाम्प्ट. लेकिन अगर ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है, कमर के नीचे में
प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो एग्जेम्पशन कितना है? अप टू ₹1600 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू ₹100 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस अप टू ₹300 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। आउटस्टेशन अलाउंस किस एम्प्लॉइज को दिया जाता है? जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं उन्हीं एम्प्लॉय को दिया जाएगा। और टीटीसी बस को दिल्ली से अमृतसर ले जाने में रास्ते में जो खर्चे होते हैं वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए होते हैं। तो ये एक तरह का डेली अलाउंस है, लेकिन यहाँ फिक्स करके एग्जम्पशन मिलती है, खर्चे को नहीं देखते। कितना एग्जम्पशन है? 10,000 पर मंथ, ये मैक्सिमम लिमिट है। और 70% ऑफ अलाउंस विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट। उसके बाद पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में सिर्फ एक है, हाउस रेंट अलाउंस। मैक्सिमम 50% ऑफ सास अगर मेट्रो सिटी में है, अदरवाइज 40% ऑफ सास। ए फॉर एक्चुअल HRA रिसीव्ड। और फॉर्मूला क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सास। सास इक्वल टू basic salary plus DA in bracket. It means DA should be forming part of salary for computation of retirement benefits and commission if based on sales turnover and sales turnover is achieved by employee. MAF में जो least होगा वो exempt हो जाएगा और actual minus least taxable हो जाएगा। इसके बाद हमने किया था आपके साथ डिडक्शंस। डिडक्शन सैलरी में सिर्फ 2 ही मिलते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस का और प्रोफेशनल टैक्स का। डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस का किस सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन 16 सब सेक्शन 2I में मिलेगा। और एंटरटेनमेंट अलाउंस चाहे ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया जाए या पर्सनल पर्पस के लिए दिया जाए, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, तो डिडक्शन अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगेन माफ, M फॉर मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 5,000। A फॉर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। F फॉर फॉर्मूला 20% ऑफ बेसिक सैलरी। क्योंकि 5,000 लमसम है, इसीलिए एक्चुअल भी लमसम आएगा, बेसिक सैलरी भी लमसम आके उसका 20% निकालेंगे। जो तीनों में से जो सबसे कम होगा उसका डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इसका डिडक्शन कब मिलेगा? बोला जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एक्चुअली पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तब भी माइनस होगा, एम्प्लॉय पेमेंट करेगा तब भी माइनस होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तो पहले ऐड होगा फिर माइनस होगा। पढ़ते हैं। डिडक्शन अलाउड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ पेमेंट वेयर दिस टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, देन इट इज फर्स्ट एडेड एंड देन डिडक्शन इज अलाउड। इसके बाद हम लोग परक्विजिट्स में आ गए थे आपके साथ। परक्विजिट्स, टैक्स स्टेटमेंट ऑफ परक्विजिट्स के लिए हमने एम्प्लॉइज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 में। लिखा हुआ नहीं, लिखिए। पहला सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3I। पहला कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय भी है और डायरेक्टर भी है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। दूसरा, एम्प्लॉय भी है और उसके पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 में। एन एम्प्लॉय होल्डिंग एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर इन ए कंपनी। और तीसरा है कैश टैक्सेबल सैलरी एक्सीड्स 50,000, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी लेस सैलरी इन काइंड। ये एक्सीड कितना चाहिए? 50,000। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करे तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब परक्विजिट्स के टैक्स ट्रीटमेंट के लिए हमने परक्विजिट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरी में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में क्या आएगा? अफेलो, सोल, GMH, CCEA। और ये कैटेगरी ए परक्विजिट इज टैक्सेबल इन बोथ द केसेस ऑफ एम्प्लॉय।
whether specified employee or non-specified employee. A for accommodation. अब accommodation अगर employer का खुद का है और employee को दे रहा है तो सिटी पॉपुलेशन आज पर लेटेस्ट सेंसस से पता लगेगा, और सिटी का पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है और अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो 7.5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल. सिटी का पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख एंड अप टू 25 लाख है तो 10% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल. अगर सिटी का पॉपुलेशन एक्सीड्स 25 लाख है तो 15% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल. लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके एम्प्लॉय को दिया है तो पॉपुलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है. लीज रेंट और 15% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल. अकोमोडेशन सैलरी किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? ड्यू बेसिस पे. और कब का कैलकुलेट करते हैं? जिस मंथ में अकोमोडेशन दिया जा रहा है. तो accommodation salary shall be computed on due basis for the period accommodation is occupied by employee. Accommodation salary equal to basic salary plus DA forming part of salary plus any kind of commission whether fixed or based on sales turnover or based on purchases plus all taxable allowances plus fees. लेकिन तीन चीजें हटा देते हैं जो अकोमोडेशन सैलरी का पार्ट नहीं होगा. परक्विजिट्स वेदर पेड इन कैश और इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. अगर होटल अकोमोडेशन है तो होटल अकोमोडेशन का रेंट लग्जरीज के ऊपर डिपेंड करता है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इसीलिए 24% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी और हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर इज टैक्सेबल. लेकिन अगर आपको होटल अकोमोडेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी दिया जा रहा है और टिल 15 डेज इट विल बी एग्जेम्प्ट. तो एग्जेम्प्ट फॉर अप टू 15 डेज इफ होटल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. लिखा हुआ नहीं? लिख लो. Of if hotel accommodation is provided to employee if transferred from one city to another city. F for furniture. फर्नीचर अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज टैक्सेबल. लेकिन एम्प्लॉयर किराए पे लेके दे रहा है तो जितना किराया है उतना टैक्सेबल हो जाएगा. रिकवरी है तो माइनस होगा. अकोमोडेशन में भी अगर रिकवरी होगी तो माइनस होगा. एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इफ पेड बाय एम्प्लॉय तो उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C. लेकिन if life insurance premium is paid by employer on behalf of employee then taxable under the head salary on due basis but deduction allowed under section 80C on paid basis. तो अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा ड्यू बेसिस पे, लेकिन 80C का डिडक्शन मिलेगा पेड बेसिस पे. अगर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट. O for obligation. Obligation of employee discharged by employer. कैसे पता लगता है obligation है? बिल अगर employee के नाम पे है तो obligation है. अगर obligation is given for official purpose then it is fully exempt. If it is given for personal purpose then जितना amount reimburse करेगा उतना taxable हो जाएगा. कब टैक्सेबल होगा? ऑन पेड बेसिस. तो अमाउंट रीइंबर्स इज फुल्ली टैक्सेबल. कब टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल ऑन पेड बेसिस. एस फॉर सेल ऑफ मूवेबल एसेट. अगर एसेट मूवेबल एसेट बेच रहा है तो क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? परचेज प्राइस ऑफ द मूवेबल एसेट लेस डेप्रिसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर. अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम शुड बी रिलेटेड टू कंप्यूटर,
तो 50% WDV के हिसाब से माइनस करेंगे, मोटर कार 20% WDV और अदर एसेट है तो 10% SLM। इनको माइनस करने के बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एम्प्लॉयर। अगर रिकवरी है तो रिकवरी माइनस करेंगे, लेस सेल प्राइस ऑफ एसेट टू एम्प्लॉय, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट आ जाएगा। दो केसेस में एग्जम्पशन है, अगर एम्प्लॉयर अपना स्टॉक इन ट्रेड अपने एम्प्लॉय को बेच रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, गिफ्ट कर रहा है तो अप टू ₹5,000 एग्जेम्प्ट। यू फॉर यूज ऑफ एसेट, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज टैक्सेबल। अगर किराए पे लेकर आपको दे रहा है तो जितना किराया है उतना टैक्सेबल होगा, तो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एक्चुअल हायर चार्जेस इज टैक्सेबल। दो यूज ऑफ एसेट एग्जेम्प्ट है, यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड टेलीफोन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एल फॉर लोन फैसिलिटी, ये लोन कहां से देगा, एम्प्लॉयर अपने अकाउंट में से देगा, तो लोन फैसिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ओन अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, SBI लेंडिंग रेट एज ऑन 1 अप्रैल 13-14 का निकाल रहे हैं तो 1 अप्रैल 2013 इनटू अमाउंट ऑफ ईच लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो लोन का जो कैलकुलेशन होगा ईच लोन का सेपरेटली होगा और मंथ एंड में आउटस्टैंडिंग होगा तो कैलकुलेशन होगा, वरना नहीं होगा। दो केसेस में एग्जेम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल इफ एग्रीगेट ऑफ लोन अमाउंट डू नॉट एक्सीड ₹20,000। जब ये आप 20,000 चेक करेंगे तो सभी लोन को मिला के चेक करेंगे, ईच लोन नहीं चेक कर रहे हैं, और किस डेट को चेक करेंगे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। If the loan is taken for medical treatment of specified disease, then also it is fully exempt. G for gifts. Gift in kind है तो exempt up to ₹5,000 और gift in cash है तो fully taxable है। और इसको हम लोग बोलते हैं बोनस, और बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। लिख लेना। M फॉर मील फैसिलिटी, ओन कैंटीन है तो मील प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एट ऑफिस प्रीमाइसेस। टैक्सेबल कितना होगा, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर यानी कि कॉस्ट पर मील टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अप टू ₹50 पर मील। अगर एम्प्लॉयर का खुद का कैंटीन नहीं है, आउटसोर्स कैंटीन है, तो मील्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड ईटेबल एट ईटिंग जॉइंट्स, यानी कि आप पैकिंग नहीं करवा सकते। टैक्सेबल कितना होगा, जितना खर्चा कर रहा है, और एग्जेम्पशन यहां भी मिल रही है अप टू ₹50 पर मील। एग्जेम्पशन क्या है, टी और स्नैक्स फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मील प्रोवाइडेड इन ए रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन यानी कि समुद्र में अगर दिया जा रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। H फॉर हॉलीडे होम फैसिलिटी, हॉलीडे होम फैसिलिटी में 3 खर्चे कवर्ड है, टूर, ट्रैवल एंड अकोमोडेशन, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, जितना हॉलीडे होम को मेंटेन करने का खर्चा आ रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है, सभी एम्प्लॉइज को नहीं दिया जा रहा है, तो मार्केट फीस ऑफ सिमिलर गेस्ट हाउस पब्लिक होटल इज टैक्सेबल। और अगर हॉलीडे होम फैसिलिटी आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया जा रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। सी फॉर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी पर्सनल पर्पस के लिए है तो जितना आप रीइंबर्स कर रहा है या जितना एम्प्लॉयर उस क्रेडिट कार्ड के लिए खर्च कर रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ऑफिशियल पर्पस है तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और उसका सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो। क्लब फैसिलिटी, अगर वही सेम पर्सनल पर्पस के लिए है तो फुल्ली टैक्सेबल है, जितना एम्प्लॉयर खर्च करेगा एम्प्लॉय के लिए उतना टैक्सेबल हो जाएगा, और ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 2 केसेस में एग्जम्पशन है, कॉर्पोरेट मेंबरशिप अगर है तो इनिशियल फीस एग्जेम्प्ट है, और हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज है तब वो भी एग्जेम्प्ट है। ईसो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, मैंने करवाया नहीं, आपको मैं करवा दूंगा।
फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट लेस रिकवरी इज टैक्सेबल। मैं थोड़ी देर में करवा रहा हूं इसको। ए फॉर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख इज टैक्सेबल। कैटेगरी बी परक्विजिट क्या आएगा? गेट एमएससी। जी फॉर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, E for education facility, T for transport facility, M for medical facility, S for servant facility और C for car facility। पहले गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी, एम्प्लॉयर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या जनरेट कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज टैक्सेबल, रिकवरी इज एप्लीकेबल। और लेकिन कहीं बाहर से खरीद के आपको दे रहा है तो जितना वो बाहर वालों को पैसा दे रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। ई फॉर एजुकेशन फैसिलिटी, अगर ओन स्कूल में एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एम्प्लॉयर के स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मार्केट फीस टैक्सेबल हो रहा है। एन एग्जेम्पशन है अप टू ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड इज एग्जेम्प्ट और नंबर ऑफ चाइल्ड में कोई लिमिट नहीं है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी किसी प्राइवेट स्कूल्स में है तो जितना प्राइवेट स्कूल वाले फीस ले रहे हैं उतना टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि जितना एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है। और एग्जेम्प्ट दो केसेस में है, अगर स्कॉलरशिप दिया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है। सेक्शन लिख लेना स्कॉलरशिप का, सेक्शन 10 सबसेक्शन 16। अगर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज है तो टूर ट्रैवल ट्रेनिंग का कॉस्ट ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सिर्फ रेलवे एम्प्लॉइज के लिए और एयरलाइन के एम्प्लॉइज के लिए लेके आया गया, उनको जो फ्री रेल टिकट या एयर टिकट दिया जा रहा है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। मेडिकल फैसिलिटी 5 चीजें बताई थी मैंने आपको। एम्प्लॉयर्स ओन हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एग्जेम्प्ट अप टू ₹15,000 है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिजीज इन एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल फुल्ली एग्जेम्प्ट है, रीइंबर्समेंट अगर करवाएगा तो एग्जेम्प्ट अप टू ₹15,000 है। और इलाज अगर फैमिली मेंबर का करवाएगा तो एग्जेम्पशन है। फैमिली मेंबर में बॉक्स 1 और बॉक्स 2। बॉक्स 1 में क्या आएगा? सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। बॉक्स 2 में आएगा पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओनली डिपेंडेंट। अगर पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स अगर डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली मेंबर का हिस्सा नहीं है। अगर फैमिली मेंबर का इलाज करवाएगा तो एग्जेम्पशन मिलेगी, नॉन फैमिली मेंबर का इलाज करवाएगा तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एस फॉर सर्वेंट फैसिलिटी, जितनी सैलरी है सर्वेंट की उतना टैक्सेबल हो जाएगा। कार फैसिलिटी, इसमें 3 सिचुएशन आएंगे। सिचुएशन ए, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। यूज ऑफ, क्योंकि कार एम्प्लॉयर का है तो यूज ऑफ कार इज टैक्सेबल। रेगुलर एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है तो रेगुलर एक्सपेंसेस इज टैक्सेबल। सैलरी ऑफ ड्राइवर भी दे रहा है तो सैलरी ऑफ ड्राइवर भी टैक्सेबल। रिकवरी है तो माइनस हो जाएगा। देन कार आपको दिया जा रहा है फॉर मिक्स पर्पस, तो अप टू 1600 cc 1800 per month is taxable, exceed 1600 cc 2400 per month is taxable। अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 per month is taxable। ऑब्वियसली रिकवरी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऐसे ही टैक्सेबल हो गया। लेकिन गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है तो जितना एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है उतना ही टैक्सेबल होगा। तो यूज ऑफ कार इज टैक्सेबल, सैलरी ऑफ ड्राइवर इज टैक्सेबल, रिकवरी है तो माइनस हो जाएगा। यहां पर कम टैक्सेबल होगा, मिक्स पर्पस में दिया जा रहा है तो अप टू 1600 cc 600 पर मंथ इज टैक्सेबल, एक्सीड 1600 cc 900 पर मंथ इज टैक्सेबल। अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ इज टैक्सेबल, रिकवरी इज नॉट टैक्स। अगर लास्ट सिचुएशन है, गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की है। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। करना किसको चाहिए? एम्प्लॉय को। तो इट इज एन ऑब्लिगेशन। दोनों टैक्सेबल, दोनों एम्प्लॉइज टैक्स देंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। क्योंकि खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है रेगुलर एक्सपेंसेस तो रेगुलर एक्सपेंसेस टैक्सेबल, ड्राइवर की सैलरी टैक्सेबल, रिकवरी है तो माइनस हो जाएगा। और अगर
मिक्स पर्पस के लिए है तो अप टू 1600 सीसी 1800 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट, एक्सीड 1600 सीसी 2400 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट, और ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो 900 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट। क्योंकि ये एग्जेम्पशन है इसीलिए रिकवरी इज एप्लीकेबल। अगर गाड़ी यूज करने दिया जा रहा है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज टैक्सेबल। किराए पे दिया जा रहा है तो जितना किराया वो दे रहा है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। कैटेगरी सी क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। नंबर 1, स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस फुल्ली एग्जेम्प्ट, यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर एंड टेलीफोन फुल्ली एग्जेम्प्ट, गिफ्ट्स इन काइंड अप टू ₹5,000 is exempt, sale of stock and trade to its employees is exempt, the other asset which is 10-year-old is exempt, loan facility up to ₹20,000 is exempt, loan given for treatment of specified disease is exempt, credit card club if given for official purpose is exempt, health club for all employees is exempt, corporate membership initial fees is exempt, holiday home facility official purpose is exempt, meal up to ₹50 per meal is exempt, meal in remote area is exempt, hotel accommodation transfer and up to 15 days is exempt, education facility up to ₹1,000 per month per child is exempt, training of employees exempt, under section 10 subsection 16 scholarship is exempt, medical facilities up to ₹15,000 is exempt, medical facilities in own hospital or government hospital is exempt, medical treatment of specified disease in approved hospital is exempt. मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेडिकल फैसिलिटी लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट अप टू ₹15,000। बताइए फायदा किसमें है, मेडिकल अलाउंस लेने में या मेडिकल फैसिलिटी में है? मेडिकल फैसिलिटी में है। कार अलाउंस फॉर मिक्स पर्पस तो ऑफिशियल एग्जेम्प्ट हो जाएगा और पर्सनल टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर कार फैसिलिटी मिक्स पर्पस के लिए दिया जाएगा तो टैक्सेबिलिटी बहुत कम आ रही है, 1800 2400 अगर एम्प्लॉयर का है, और 600 और 900 अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, तो बहुत कम टैक्सेबिलिटी आ रही है। तो फायदा किसमें है, कार अलाउंस में या कार फैसिलिटी में है? कार फैसिलिटी में है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू ₹800 पर मंथ। अगर कन्वेंस फैसिलिटी दिया जा रहा है रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक तो कितना एग्जेम्पशन है? फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बताइए फायदा किसमें है? अगेन फैसिलिटी में ज्यादा फायदा है क्योंकि रेजिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस एंड बैक फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अगर आपका 800 पर मंथ से ज्यादा का खर्चा हो तो ऑब्वियसली फायदा फैसिलिटी में है। हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जेम्पशन है? लिस्ट ऑफ माफ इज एग्जेम्प्ट, मैक्सिमम एक्चुअल एंड फॉर्मूला अभी किया था हमने। अकोमोडेशन अगर दिया जा रहा है तो 7.5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल, 10% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल, 15% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी इज टैक्सेबल। बताइए फायदा किसमें है? जब भी फायदा होगा परक्विजिट्स में ज्यादा फायदा होगा। मैंने ऐसे भी बता दिया था, रेंट बहुत ज्यादा होगा, रेंट में आपका कैश आउटफ्लो होगा, अकोमोडेशन में आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली अकोमोडेशन में फायदा होगा। लेकिन फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा दोनों ऑप्शन को, फायदा किस में ज्यादा होता है। तो HRA अगर मिल रहा है तो टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा, अकोमोडेशन दिया जा रहा है तो टैक्सेबल सैलरी कितना आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा, जो सबसे कम आएगा वो उसमें फायदा हो जाएगा। सर्वेंट अलाउंस और सर्वेंट फैसिलिटी फुल्ली टैक्सेबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डोंट हैव ए चॉइस। मील अलाउंस एंड मील फैसिलिटी, मील अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है और मील फैसिलिटी में एग्जेम्पशन कितना है? अप टू ₹50 पर मील, तो फायदा किसमें है? मील फैसिलिटी में है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और एजुकेशन फैसिलिटी, बताइए फायदा किसमें है? एजुकेशन फैसिलिटी में, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन कितना है? 100 पर मंथ प्लस 300 पर मंथ, और वो भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड। और एजुकेशन फैसिलिटी में मार्केट फीस इज टैक्सेबल 1000 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसमें है? एजुकेशन फैसिलिटी में है। लेकिन
स्कूल किसका होना चाहिए? एम्प्लॉयर का खुद का होना चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल नहीं है, किसी और का स्कूल है, तब आपको एजुकेशन फैसिलिटी में फायदा नहीं है। टेलीफोन अलाउंस या टेलीफोन फैसिलिटी में फायदा है कि वो टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, टेलीफोन फैसिलिटी फुल्ली एग्जेम्प्ट। यूज ऑफ फर्नीचर, एम्प्लॉयर आपको चॉइस देता है, या तो फर्नीचर मेरे से ले लो या फिर मैं लोन दे देता हूं तुम्हें, तुम फर्नीचर खरीद लेना। अगर मैं आपको फर्नीचर खरीद के देता हूं तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज टैक्सेबल। लेकिन अगर मैं आपको लोन देता हूं तो एसबीआई लेंडिंग रेट टैक्सेबल होगा, और पर्सनल लोन एसबीआई लेंडिंग रेट का 15% के आसपास है। तो फायदा किसमें है? फर्नीचर लेने में है या पैसे लेने में है? फर्नीचर लेने में है। तो यूज ऑफ फर्नीचर कितना है? 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज टैक्सेबल, और लोन फैसिलिटी में एसबीआई लेंडिंग रेट इज टैक्सेबल। और यहां लिख लेना, इट इज अराउंड 15%। गिफ्ट कैश में लेने में फायदा है या काइंड में लेने में फायदा है? काइंड में, क्योंकि वहां एग्जम्पशन कितनी है? अप टू 5000, और गिफ्ट इन कैश तो बोनस है, इसलिए फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कितने तरह के हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले एसपीएफ डिस्कस करना है आपके साथ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ये तो उसकी इनकम है, तो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, लेकिन उसे एटीसी का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, वेदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल। लमसम विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में। कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है ये? ट्रिपल ई। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉई जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, वो फर्स्ट स्टेज है। जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी एग्जेम्प्ट है, वो सेकंड स्टेज है। लमसम विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा क्या आपका ट्रिपल ई कि एक बार इसके अंदर पैसा गया, अब एग्जेम्प्ट होके ही निकलेगा। पीपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में आपको 80C का डिडक्शन इज अवेलेबल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल, एंड लमसम विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। ये भी कौन सा मेथड फॉलो करता है? ट्रिपल ई। एम्प्लॉयर यूआरपीएफ डिस्कस कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूआरपीएफ नॉट टैक्सेबल, लेकिन अगर ये लमसम विड्रॉल होगा, एट द टाइम ऑफ लमसम विड्रॉल इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी का पार्ट ही होता है, तो ये तो टैक्सेबल हो ही चुका होगा, लेकिन आपको इसका 80C का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि ये ऐड होगा लेकिन माइनस नहीं होगा। अब एट द टाइम ऑफ लमसम विड्रॉल ये दोबारा टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन ये जब विड्रॉ होगा तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सैलरी में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अदर सोर्सेस में चला जाएगा, और लमसम विड्रॉल टैक्सेबल है। कैसे टैक्सेबल होगा मैंने ऊपर में बता दिया। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना टैक्सेबल हो रहा है? एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सास इज टैक्सेबल। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पे 80C का रिडक्शन अवेलेबल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल, और लमसम विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? ट्रिपल ई। अब यूआरपीएफ और आरपीएफ में अच्छा क्या है? आरपीएफ। क्यों? यूआरपीएफ कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है? ईईटी। तो एक बार पैसा जाएगा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एग्जेम्प्ट होता जाएगा, लेकिन जैसे ही एक बार में बाहर निकलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और आरपीएफ में एक बार पैसा गया और वापस आएगा तो एग्जेम्प्ट होके ही निकलेगा। ग्रेच्युटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। ग्रेच्युटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन अगर एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है तो मैक्सिमम कितना? 10 लाख। ये लाइफ टाइम एग्जाम्पशन है। ए फॉर एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, फॉर्मूला क्या है?
बेसिक सैलरी प्लस 100% ऑफ डीए। ये बेसिक सैलरी प्लस 100% ऑफ डीए कब का? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, नीचे लिखा हुआ है वैसे, डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ 1 ईयर मानेंगे इफ पार्ट ऑफ मंथ इज मोर देन 6 मंथ। अगर अदर एम्प्लॉइज है, अदर एम्प्लॉइज को ग्रेचुटी कब मिलेगा? अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा होगा। मैक्सिमम कितना है? 10 लाख, लाइफ टाइम एग्जम्पशन है। ए फॉर एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, फॉर्मूला क्या है? एवरेज सास डिवाइडेड बाय 30 इंटू 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आई लिखा हुआ है यानी कि इग्नोर करना है आपको, इग्नोर द पार्ट ऑफ मंथ। अगर 17 साल 8 महीने है तो 17 साल लेंगे आप, लेकिन अगर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है तो 17 साल 8 महीने को कितना लेंगे? 18। लीस्ट इज एग्जाम, एक्चुअल माइनस लीस्ट इज टैक्सेबल। पेंशन, पेंशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अनकम्यूटेड पेंशन और कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय, और कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट है। प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीव्स ग्रेचुटी है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। डू नॉट रिसीव ग्रेचुटी है तो हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। लीव सैलरी, लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो मैक्सिमम 3 लाख, ये लाइफ टाइम एग्जेम्पशन है। ए फॉर एक्चुअल लीव सैलरी, फॉर्मूला 1 10 इंटू एवरेज सास, और फॉर्मूला 2 अर्न लीव इन मंथ्स इंटू एवरेज सास। इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एवरेज सास क्या लेना है? एवरेज सास इज कंप्यूटेड फॉर लास्ट 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ऊपर में जो ग्रेचुटी वाला था, यहाँ पर एवरेज सास था, एवरेज सास इज कंप्यूटेड फॉर लास्ट 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, और लीव सैलरी में डेट ऑफ